Assalamu alaikum. I'm Gibran Sheikh, and today we are going to discuss the topic of project appraisal techniques, but at advanced level. Previously, we discussed those techniques at basic level, which included discounting and non-discounting techniques. Basically, in discounting techniques, we discussed net present value and internal rate of return. And besides that, we also discussed non-discounting techniques, which were payback period and accounting or average rate of return. One of the main features of today's lecture is going to be modified IRR, and later on we're going to take up the topic of cost of capital. But before we go on to that, let me give you a brief recap of previous lecture. In our last lecture, the topic of our discussion was mainly to do with earnings multiples. Although most of time people ignore this in context of capital budgeting, but our main focus in previous lecture was the techniques we used or multiples we were supposed to use or we are going to use in future. In practical life, they are really important, given that most of time we do not have 100% or complete information regarding the companies or companies which we are going to compare. They are useful for capital budgeting as well as for investment purposes. Given that we are not going to invest in our company only, we are also going to invest in other companies as well for purpose of capital budgeting. Why is it so important? Simply because इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का कि कैपिटल बजट में सिर्फ हमने हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ आवर फर्म. उसके लिए लाजमी नहीं है कि हम फर्म के अंदर या अपनी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करते रहे. वी हैव टू इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज एज वेल. और स्ट्रिक्टली फॉर और उसके काम के लिए हमारे पास अगर लेट्स से कि हमारे पास अगर डाटा सेट कंप्लीट नहीं है, 100% डाटा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेजेस लेके डिफरेंट मल्टीपल्स वगैरह या क्राइटेरियाज लेके उनकी एवरेजेस वगैरह लेके हम जज कर सकते हैं वैल्यू ऑफ आवर कंपनी एज वेल एज द अदर कंपनी. यानी हमारा कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए या कंपेटिटर्स का ये रेट ऑफ रिटर्न या कंपेटिटर्स की फर्म वैल्यू क्या जा रही है और हमारी क्या जा रही है. आज के लेक्चर में हम जो पहले भी मैंने जैसे जिक्र किया कि हम एडवांस लेवल पे देखेंगे अप्रेजल टेक्निक्स को, जिसमें सबसे पहले जो है दैट इज एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, कॉमनली नोन एज एपीवी. इसमें देखें एपीवी का अगर आप देखते हैं तो एपीवी का क्या है कि इट स्टेट्स दैट value is value of project with all equity plus the present value or side effect of what फाइनेंसिंग. यानी कि इसमें पहले हम अज्यूम अक्सर ये करते थे या मोस्ट ऑफ टाइम हमारी अजम्पशन क्या होती थी कि इक्विटी फाइनेंस्ड है कंपनी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, रियलिस्टिक साइड पे आ रहे हैं, ये रियलिस्टिक उस पे आ रहे हैं, रियल लाइफ सिनेरियोज की तरफ मूव कर रहे हैं. और उसमें हम क्या देख रहे हैं कि फाइनेंसिंग के या डेट के जरिए या इफ यू फाइनेंस योर कंपनी बाय डेट एज वेल एज इक्विटी, तो उसके क्या हम उसकी एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे. इंटरेस्ट टैक्स शील्ड देखें, डेट का हमने प्रीवियसली भी किया था. मेन अट्रैक्शन ऑफ डेट हमेशा क्या होती है कंपनी के लिए, दैट इज योर टैक्स शील्ड, जिसे हम कॉमनली 1 - T से जाहिर करते हैं. इसमें देखें, इसमें हम इग्नोर क्या कर रहे हैं, ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, सिंपली बाय इग्नोरिंग फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. इससे क्या होगी, जैसे बैंक्रप्सी वगैरह की कॉस्ट होती है उसे हम इग्नोर करते हुए देखेंगे. फॉर परपेचुइटीज, हम परपेचुइटीज के लिए क्या करेंगे, कैश फ्लो
डिवाइड करेंगे अनलिवर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस टैक्स रेट इनटू डेट, जो भी हमारी डेट होगी। फॉर नॉन परपेचुइटीज उसके लिए क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट, यानी डेट की नेट प्रेजेंट वैल्यू। वाई, देखें अगर आपकी डेट है, लेट से मैं कहता हूं 5 years पीरियड है और दैट इज 1 million, यानी कि आपने 1 million की डेट ली है 5 साल के लिए, यानी ये डेट इज पेएबल आफ्टर 5 year। मैं अज्यूम ये करता हूं कि 5 साल बाद आपने लमसम पेमेंट करनी है, तो दैट वुड मीन कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, दैट वुड नॉट बी 1 million, 1 million नहीं रहेगी, क्या होगा, यानी कि आज आपको 1 million मिल गए, फ्यूचर में आपने 1 million पे करने या 5 साल बाद पे करने, तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट वुड ऑलवेज बी लेस देन 1 million, गिवन दैट के हमारे पास इन्फ्लेशन या इन्फ्लेटरी इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। इसमें जो चीजें आपने हमेशा याद रखनी है, दैट इज कि यू कैन नॉट टेक इट एज सब्स्टिट्यूट, नेट प्रेजेंट वैल्यू का कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगी, या आप इसे सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज भी नहीं करेंगे। इस पे रादर देन सब्स्टिट्यूट, ये क्या है कि एक डिसीजन का एड करती है या करेक्ट डिसीजन लेने में आपकी फर्दर मदद करेगी। यू हैव टू कीप इन माइंड इज सिंपलर, कुछ बार ये सिंपलर होगी और ज्यादा एक्यूरेसी, हमारी सिंपलिसिटी और एक्यूरेसी की वजह से वी गोना इंक्लूड दिस, और इंफॉर्मेशन मोर इंफॉर्मेटिव देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्यों मोर इंफॉर्मेटिव है कि उसमें आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक्चुअली व्हाट आर वी डूइंग, हम अक्सर करते क्या है कि कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी की एवरेज ले लेते हैं आफ्टर एडजस्टिंग डेट फॉर इट्स एडवांटेज, जो हमारा मेन एडवांटेज या अट्रैक्शन है दैट इज 1 - t और टैक्स यील्ड, ये जो टैक्स यील्ड होती है इसकी एडजस्टमेंट के बाद। लेकिन हम ये क्या करते हैं, इसमें एपीवी समटाइम्स रेफर टू एज वैल्यूएशन इन पार्ट्स और वैल्यूएशन बाय कंपोनेंट। इसमें आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये इन दोनों की डिफरेंट उससे वैल्यूएशन कर रहे हैं या दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू आप ले रहे हैं, तो आप क्या करें, दोनों को डिफरेंट उस पे या अलग-अलग करके आप एनालाइज कर रहे हैं। परपेचुइटी की आपके पास सॉल्व्ड एग्जांपल है, ये आपके पास परपेचुइटी की सॉल्व्ड एग्जांपल है, लेकिन इसमें आप देखें अगर कैश फ्लोज जो है इनिशियल कैश फ्लोज दे आर 475,000 या 4,75,000 के हैं। डेट की अगर आप देखें तो ये कितना 1,26,230, और आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज भी आपको दिए हुए हैं। टैक्स रेट 34% है और अनगेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, दैट इज 20%। टारगेट डेट रेशियो आपने कितनी रखी है, दैट इज आपने टारगेट जो है डेट रेशियो के 75% हमारी इक्विटी होगी और 25% हमने क्या करना है, दैट मीन्स के 75% इक्विटी, 25% क्या है, डेट है, यानी कि 100 रुपए में से 75 रुपए आपने इक्विटी से फाइनेंस करने हैं और 25 रुपए किधर से करने हैं, डेट से फाइनेंस करने हैं। इंटरेस्ट रेट आपका 10% ऑन डेट। वैक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी 18.3%। अब देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर आप करेंगे, इफ यू पुट दैट इनटू फार्मूला जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किए हुए, तो आपकी व्हाट इज इट, इट कम्स डाउन टू वैल्यू कितनी है, 29,918। जबकि एपीवी से अगर देखें द फार्मूला, आई एम गोना रेफर बैक टू द स्लाइड्स, ये जो आपके पास है परपेचुइटीज का कैश फ्लोस डिवाइडेड बाय अनलिवर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें भी हमने क्या किया, इफ यू लुक एट इट अगेन, परपेचुइटीज डिवाइडेड बाय अनलिवर्ड कॉस्ट ऑफ
unlevered cost of equity या ungeared cost of equity, that is the same thing. Do not confuse it. Unlevered हो या ungeared हो, they are considered as same. If we have simply slotted or put those in that formula. इसमें देखें टोटल अगर आप देखेंगे तो आंसर में तो देयर इज नो डिफरेंस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन के हवाले से देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, दैट गिव्स बेटर एक्सप्लेनेशन. अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये क्या है, ऑलमोस्ट 3 पार्ट एक्सप्लेनेशन आ रही है एज कंपेयर टू दिस. नॉन परपेचुइटीज का देखें, ये आपके पास एक शेड्यूल दिया हुआ है, कैश फ्लोज का है. ईयर 0 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर जैसे पहले भी हमने जिक्र किया था कि क्योंकि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इस वजह से हम इसे क्या है नेगेटिव में ले रहे हैं. एंड देन यू गॉट दीज कैश फ्लोज. ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इसे मैं कह देता हूं जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी. एंड देन यू गेट दीज आर योर कैश फ्लोज. अब नेट प्रेजेंट वैल्यू की अगर आप देखें 18.3% के उससे, तो that these would be your actual value of the cash flow. ये डिस्काउंट करने के बाद की हम बात करेंगे. और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट 20%. एंड देन वी मूव फॉरवर्ड. इसमें देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन. लोन की जहां तक बात आती है तो लोन के हम नेट प्रेजेंट वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है. इसके एंड पे क्या दिया हुआ है, दैट यूजिंग एनपीवी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हुए जो हमने किया है, और एपीवी मेथड से, दोनों में डिफरेंट रिजल्ट है. जब कब हो गए डिफरेंट रिजल्ट्स, व्हेन डेट इज नॉन परपेचुअल. नॉन परपेचुअल से क्या मुराद होगी कि परपेचुइटी की तरफ नहीं आती या इसके कैरेक्टर्स परपेचुइटी की तरफ नहीं है, या डेट लेवल क्या हो हर साल चेंज हो रहा हो. परपेचुइटी में क्या होता है कि डेट लेवल या आपकी जो फिगर्स हैं दे डू नॉट चेंज, दे रिमेन कांस्टेंट. जबकि नॉन परपेचुइटी में क्या होगा कि एवरी ईयर, और रियलिस्टिकली स्पीकिंग हर साल कंपनी के डेट लेवल दे वुड चेंज, सिंपली बिकॉज कि कई बार आप रीपेमेंट करेंगे, हो सकता है आप ज्यादा रीपेमेंट कर दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि कम रीपेमेंट भी कर सकते हैं. इसके अलावा यू कैन टेक अप फर्दर डेट, कुछ और डेट भी ऐड कर लेंगे. देन वी कम टू मॉडिफाइड IRR या मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इसमें बेसिकली प्रॉब्लम जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, दैट वाज IRR के साथ प्रॉब्लम क्या था, दैट ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन थी री इन्वेस्टमेंट की. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास IRR इज 20%, तो इसकी क्या एप्लीकेशन होगी, दैट अप्लाइज कि ये जब आप यानी कि कैश फ्लोज जितने भी आए, मैं कहता हूं IRR इज 20% और आपका जो कैश फ्लो है दैट वाज, लेट मी पुट इट हियर, दैट वाज 2000 अज्यूम किया हुआ है मैंने. तो ये भी आपने किधर री इन्वेस्ट करना है, और इससे जो रिटर्न आएगा दैट वुड बी 20% एज वेल, जो कि बहुत मुश्किल. रियल लाइफ में इट डजंट हैपन लाइक दैट. फॉर एग्जांपल आपको मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, IRR 20% है, यानी कि उस पे 10,000 रुपए मुझे कितना रिटर्न आएगा, दैट वुड बी 2000. और 2000 जो है मैंने ऐसी जगह पे लगाने हैं जो कि फर्दर मुझे हर साल, ये जब तक लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है या जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक मुझे कितना कमा के देगा, 20% रिटर्न कमा के देगा. दैट इज रियली फॉर फैक्ट. और इस डेफिशिएंसी को हमने रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ IRR हम यूज करते हैं. नाउ मॉडिफाइड IRR क्या है, देखें इसमें क्या है, इफ यू गो थ्रू द थर्ड पॉइंट which causes present value of project terminal value
यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट की जो टर्मिनल वैल्यू यानी एंडिंग वैल्यू है दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। टर्मिनल वैल्यू किस तरह है, कंपाउंडिंग इनफ्लोज एट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि इनफ्लोज को जो भी है आप उसे कंपाउंड करें अगर वैक के हिसाब से तो उसे या वैक के रेट पे, तो वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू द कॉस्ट। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज बीन गिवन टू यू। इसमें देखें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट का ध्यान रखें, या इसका जो है 1 प्लस आर रेज टू पावर n -1 n नंबर years और पीरियड जो भी आप को गिवन होगा। और जहां तक इसकी बात है कि यार रियलिस्टिकली स्पीकिंग दैट इज रियली, ये आपको एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये हमने एग्जांपल ली है, प्रोजेक्ट है फॉलोइंग कैश फ्लो। कैश फ्लोज कितने हैं प्रोजेक्ट के, इनिशियल आउटफ्लो इज 1000 और उसके बाद हर साल के ये आउटफ्लोज इनफ्लोज आपको दिए गए हैं। नाउ इफ वी मूव फॉरवर्ड, इसमें आपको ये फिगर दी गई जिसमें कैश फ्लो कितना है, प्रेजेंट वैल्यू इसकी, क्योंकि ईयर 0 है तो डिस्काउंट फैक्टर हमेशा क्या होगा, दैट वुड ऑलवेज बी 1। ईयर 2 में आपके पास दी हुई है 10% डिस्काउंट रेट पे, अगर आप देखें तो ये कितने हो जाएगी, कंपाउंड हमने की है। एंड देन हम इफ वी ऐड देम अप, टर्मिनल वैल्यू आपके पास कितनी है 1579, जबकि मॉडिफाइड IRR पे का रेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज रियली सिंपल सा फंक्शन होता है। इन केस रियल उसमें सिनेरियो में करना दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन आपके पास जो सॉफ्टवेयर है जनरल यूजेज के जैसे एक्सेल वगैरह, लेटर ऑन इस कोर्स के इन द सेकंड हाफ वी आर गोना डिस्कस, या आप वी आर गोना इलस्ट्रेट, या इसकी इलस्ट्रेशन वगैरह भी एक्सेल पे देखेंगे किस तरह ये कैलकुलेट की जाती है ऑन एक्सेल। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मॉडिफाइड IRR अगर आप इसकी कैलकुलेट करेंगे तो दैट शुड बी एट विच रेट, या आपने क्या देखना है, ये क्या है रेट जिसपे क्या है कि अगर डिस्काउंट किया जाए तो टर्मिनल वैल्यू को अगर डिस्काउंट में करता हूं तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल कॉस्ट। ये कौन सी इनिशियल, जैसा कि हमने इनिशियल कॉस्ट कितनी ली थी 1000, तो मॉडिफाइड IRR क्या है, वो रेट है आफ्टर कंपाउंडिंग करने के बाद आपने ऐसा डिस्काउंट रेट देखना है जिसपे आपकी वैल्यू क्या हो रादर देन 0, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू कॉस्ट हो, जो कि इन दिस केस वाज 1000 एंड दैट इज ऑलमोस्ट इट। लेकिन हम जस्ट फॉर क्विक रिव्यू, जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी कहा था कि टुडे वी आर गोइंग डिस्कस द एडवांस लेवल टॉपिक्स जो कि हमने देखे हैं, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का देखा है और मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ वी आर गोइंग जस्ट क्विक राउंड अप करेंगे एंड देन वी आर गोइंग मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हवाले से डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे जो कैपिटल बजटिंग में यूज होते हैं, जिसमें फाइनेंस की थ्योरी क्या कहेगी और रियल लाइफ सिनेरियोस में क्या डिफरेंस हो सकता है, या कॉमनली मेड मिस्टेक्स क्या कुछ होंगी जो कि हम करते रहते हैं या स्टूडेंट्स डू मेक, और इवन समटाइम्स एट प्रोफेशनल लेवल पीपल माइट मेक। थ्योरेटिकली स्पीकिंग, अगर आप दिस इज टोटली बेस्ड ऑन फाइनेंस थ्योरी, जैसे मैंने पहले कहा स्लाइड के शुरू में राउंड अप है, तो फाइनेंस की थ्योरी के मुताबिक क्या होना चाहिए कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू लेट से कि 10% नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी कंपनी की वैल्यू में 10% एडिशन करती है, तो 10% ही आपके स्टॉक की प्राइसेस भी अप हो जानी चाहिए। जैसे कि इसमें हमने एक एग्जांपल ली है, वैल्यू कॉन्शियस कॉर्पोरेशन की इन्वेस्ट कितने किए, इसने 300 मिलियन किए न्यू प्रिंटिंग इक्विपमेंट, और प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज इसके कितने 750 के। 100 मिलियन शेयर्स हैं इसके आउटस्टैंडिंग, और मार्केट प्राइस कितनी है इसकी 45 पर शेयर।
इसमें हमने करना कि कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट ऑन, यानी कि न्यू इक्विपमेंट जो आपने कितने का लिया, 300 मिलियन का लिया है, इसकी आपने क्या देखनी है, आपने कैलकुलेट करना है कि इसका हम पे या सॉरी हमारी कंपनी पे किस पे क्या फर्क होगा, यानी कितनी वैल्यू एडिशन होगी और साथ से स्टॉक प्राइस कितनी आप होनी चाहिए। इसमें आंसर में देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ न्यू इक्विपमेंट कितना है, 750 मिलियन के आपके पास रेवेन्यूज है और 500 मिलियन के क्या, दैट इज योर कॉस्ट। तो न्यू वैल्यू एडिशन कितनी होगी, 250 मिलियन की। और इससे पहले कितनी थी, जैसे कि आप देखते हैं कि हमने प्रीवियस उसमें भी कहा था, स्लाइड में देखा था, 100 मिलियन आपके शेयर हैं आउटस्टैंडिंग और एक शेयर की उस टाइम पे प्राइस क्या चल रही थी, दैट वाज 45, यानी कि हमारी टोटल वैल्यू कितनी थी कंपनी की प्रायर टू स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट और टेकिंग दिस प्रोजेक्ट, दैट वाज 450 मिलियन, और सिंपल एज दैट अगर सिंपल टाइम में आप लेना चाहते हैं तो 4.5 बिलियन। न्यू वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट वुड बी के दिस वैल्यू 4.5 बिलियन प्लस जो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू ली है, तो ये कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 4.75 बिलियन इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो शेयर प्राइस कितने, शेयर्स कितने हैं आपके पास, शेयर्स नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आई, तो इससे सिंपली हमने क्या किया कि इसे डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो नई वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए थी, दैट शुड बीन नई शेयर प्राइस या नई शेयर प्राइस क्या होगी शेयर की, डिपेंडिंग अपॉन दी, दैट इज हमने पहले भी कहा था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी या टोटल वैल्यू क्या होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दी प्रोजेक्ट्स, यानी सारे प्रोजेक्ट जितने भी है कंपनी के उनकी वैल्यूज को नेट प्रेजेंट वैल्यू को अगर कंबाइन करेंगे तो वो कंपनी की वैल्यू होगी, और इसे अगर आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से तो पर शेयर प्राइस आनी चाहिए। तो होना क्या चाहिए, बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है इसकी बेसिस पे स्टॉक प्राइस 45 से बढ़ के 47.50 हो जानी चाहिए, यानी कि इसमें कितना 2.5 पर शेयर यानी कि 2.5 रुपए पर शेयर बढ़ जानी चाहिए। इसमें देखें हम वही करेंगे कि फंक्शन ये कब होगा, ऑब्वियसली जैसी आपकी इंफॉर्मेशन रिलीज होगी इन्वेस्टर भी इससे रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, दैट इज इन रियल लाइफ क्या होगा, डज इट वर्क लाइक दैट, एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या होगा, लाजमी नहीं है कि एक इंफॉर्मेशन की बेसिस पे ही खाली रिएक्शन, स्पेकुलेशन बिहेवियरल एस्पेक्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से प्राइसेस क्या हो सकती हैं, इससे ज्यादा या कम हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्म ओवर वैल्यू है, अगर इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बेशक 47 से है लेकिन फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन या इससे वो लगाई हुई है लोगों ने उम्मीद की ये फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेगी, दे माइट बी विलिंग टू पे लेट्स से 50 पर शेयर। फॉर इसकी एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ कि आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं, आप कहते हैं जी फ्यूचर में जाके इसके और ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये इस तरह के एक दो और प्रोजेक्ट लेगी तो आगे जाके मुस्तकबिल में इसकी वैल्यू और इंक्रीज होगी। तो मुस्तकबिल में अगर मैं जाऊंगा या फ्यूचर में क्या होगा कि इसकी लेट से कि इसी तरह के इसने इट हैज टेकन अप 3 मोर प्रोजेक्ट्स, 3 और प्रोजेक्ट हैं, लेट्स से कि मैं कहता हूँ 100 मिलियन के, 100 मिलियन ईच, तो इसकी कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी इसमें 300 मिलियन फर्दर ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि 300 मिलियन ऐड होंगे तो ये 47.50 से उठ के इट इज गोना बी 50.50 इसकी शेयर प्राइस हो जानी चाहिए। और मैं इस 50 रुपए इसलिए दे रहा हूँ कि आज 50 रुपए दूंगा तो थोड़े अरसे बाद में कितने में बेच दूंगा, ये मैं 50.50 या इससे ज्यादा का शेयर बेचूंगा। ऑब्वियसली दैट इज ये हम मेरा बिहेवियरल एस्पेक्ट होगा
और मार्केट का या इंफॉर्मेशन पे बेस्ड नहीं होगा, दैट वुड बी टू सम एक्सटेंट स्पेकुलेटिव भी हो सकता है बिहेवियर। लेकिन रियल लाइफ में क्या है कि कंपनी की वैल्यू या प्राइसेस शेयर की जो होती हैं, इट्स नॉट ओनली बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल ली थी, इसी एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करते हुए कहता हूं कि ये जो हमने ली है कि 50.50 शेयर की प्राइस होती है, लेकिन गिवन दैट कि वो 3 और प्रोजेक्ट लेती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि फ्यूचर में ये अगले साल में इसे 6 और मिल जाएंगे, या अफवाह है या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है, तो उसकी बेसिस पे मैं कह देता हूँ समवन इज विलिंग टू पे 52 रुपीज। ऑल्दो फर्म की वैल्यू कितनी है, 47.50 है, और अगर वो 3 प्रोजेक्ट लेती है जो कि मैं कह देता हूँ सिनेरियो बी में था, तो 300 मिलियन के लिए तो इसकी कितनी होनी चाहिए, 50.50। लेकिन समवन मैं कह देता हूँ कि यार जे नाम का कोई बंदा वो 52 रुपया मुझे दे रहा है, तो इट्स अप टू मी कि मैं उससे क्या करूं। अगर मैं इसे बेच देता हूं दैट्स फाइन, मैं आई वुड अर्न, जो भी डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्पेकुलेशन एक चल जाती है कि मैं कहता हूं एक स्पेकुलेशन आ गई कि गवर्नमेंट विल बैन वैल्यू कॉन्शियस। ये जो वैल्यू कॉन्शियस के नाम से मैंने इंडस्ट्री कंपनी की एग्जांपल ली थी, गवर्नमेंट इसे बैन कर देगी। इन दैट केस किसी भी वजह से मैं कहता हूँ कि इसे टोटली पाकिस्तान में ऑपरेशन से रोक दिया जाएगा किसी भी वजह से, तो उसमें क्या होगा, दैट वुड मीन कि इट्स शेयर प्राइस क्या हो जाएगी, शेयर प्राइस विल गो डाउन, और लोग इस चीज को मोस्ट ऑफ टाइम दे वुड इग्नोर के इसकी रियल वैल्यू क्या है। या स्पेकुलेशन में भी यही होता है कि पीपल डू नॉट रियलाइज, एग्जैक्ट वैल्यू रियलाइज नहीं करते, एंड दे आर विलिंग टू पे मोर। जैसे कि इस थर्ड पॉइंट को अगर आप देखते हैं, इसमें क्या है कि अगर आप ये एनालिस्ट एक्सपेक्ट करता है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट इज लेस, प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंट वैल्यू है लेस देन व्हाट कंपनी सेज, अगर आपका एनालिस्ट ये कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू जो है प्रोजेक्ट की वो जो एक्चुअल में कंपनी इंफॉर्मेशन दे रही है उससे कम है, इन दैट केस इस केस में क्या होगा, इस केस में हो सकता है कि प्राइसेस क्या होंगी, प्राइसेस डाउन हो जाएंगी। इसकी एक एग्जांपल जो प्रीवियस उसमें मैंने ली थी कि सिनेरियो बी के नाम से मैंने कहा था, एंड सिनेरियो बी में क्या था कि वीसी वैल्यू कॉन्शियस कंपनी जो है ये क्या करती है, फर्दर 3 प्रोजेक्ट लेती है जिसकी एनपीवी जो थी दैट वाज 300 यानी 100 ईच थी। इन दिस केस क्या होगा कि एनालिस्ट का कहना है, एनालिस्ट जो है ये कहता है कि इसकी एनपीवी जो है तीनों प्रोजेक्ट की दैट इज 250। इन दिस केस इसकी प्राइसेस क्या होंगी, रादर देन रीचिंग, अगर ये तीनों यही सिनेरियो में हमने कहा था इसकी एक्चुअल में प्राइस कितनी हो जानी चाहिए, 50 पॉइंट समथिंग, 50.50 हमने एज्यूम की थी, या कैलकुलेट भी अगर आप करेंगे यू वुड गेट द सेम आंसर 50.50। लेकिन हो सकता है कि ये पीपल वुड से कि यार अगर ये एस्टिमेट गलत है तो हो सकता है कि प्रीवियस एस्टिमेट्स भी गलत हों या उसमें कोई इश्यूज आ सकते हैं। इट मे कम डाउन टू 49, लेट्स से कि 49 और 48। इन दिस केस क्या होगी, कंपनी आपकी अंडर वैल्यू होगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये जो है 300 से भी ये 400 तक भी जा सकती है एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन दैट केस क्या होगा कि आपकी कंपनी की मे बी ओवर प्राइस्ड।
इसकी दूसरी एग्जांपल अगर दें, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी, यही बात मैं सिनेरियो बी को फर्दर लेके चलता हूँ जिसमें मैंने एज्यूम किया था कि एनपीवी जो थी 3 प्रोजेक्ट्स की दैट वाज 300, लेकिन लोग क्या कहें कि यार अभी से इन्होंने 1 साल में एक प्रोजेक्ट लिया था जिससे इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू में एडिशन या कंपनी की वैल्यू में एडिशन 250 की थी, अगले साल इन्होंने 300 के ले लिए हैं, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि दे में हैव 500। ये क्या होगी? स्पेकुलेशन होगी या आपका अंदाजा होगा कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि ये 500 के भी ले लें और या 600 मिलियन के फर्दर प्रोजेक्ट्स ले ले। अगर ये ले लेते हैं तो दैट वुड बी फाइन, लेकिन क्या है कि एट दिस टाइम आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप अपनी इस बेसिस पे, इस स्पेकुलेशन की बेसिस पे यू वुड बी विलिंग टू पे मोर देन कंपनी की जो नेटवर्थ है उससे ज्यादा आप देंगे। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमने कहा था कि इसकी शेयर प्राइस शुड बी 50.50, लेकिन क्योंकि आपने स्पेकुलेशन ये वाली की हुई है कि नेक्स्ट ईयर में 500 और 600 होगा कि प्रोजेक्ट फर्दर ये ले लेंगे, इन दैट केस क्या हो सकती है कि समवन वुड बी, कोई शख्स जो स्पेकुलेटर है वो ये क्या आपको 53 देने को भी तैयार होगा। अगर फर्दर रीडिंग की जहां तक बात है, दिस वुड बी प्रोवाइडेड टू यू, इसके अंदर दे वुड बी डिटेल्स रिगार्डिंग ये टुडेज टॉपिक, काफी डिटेल में होंगे नोट्स, दे आर क्वाइट सिंपल एंड वी आर गोना गिव यू वन असाइनमेंट एज वेल। related to capital budgeting techniques that would be provided to you and you just need to go through these notes. They are in form of वर्ड की फॉर्मेट में होंगे या पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको नोट्स दिए जाएंगे। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू, रीडिंग के लिए दे आर रियली गुड एंड दे वुड add to your knowledge as well. Now we move on and we're going to discuss today the next topic of our discussion is going to be cost of capital. That is reference आपको दिया हुआ है chapter number 10 of the book which is going to be provided to you. लेकिन before we go discuss it any further, let me give you a brief introduction. प्रीवियस टेक्निक में जैसे हमने कहा डिस्काउंटिंग और दूसरी टेक्निक्स की थी, नाउ इस यूनिट की क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव है? कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक और इक्विटी की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकें या आप इतने स्किल हो जाएं या आपके आउटकम ये होनी चाहिए आफ्टर गोइंग थ्रू दिस टॉपिक के आप लोग क्या कुछ कर सकें। कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कर लेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट क्या होगी और कॉमन स्टॉक की या इक्विटी की कॉस्ट क्या होगी। देखें प्रेफर्ड स्टॉक को जहां तक बात है तो इसमें क्या कुछ होता है, प्रेफरेंस शेयर भी इसे कहा जाता है। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? दे आर सॉर्ट ऑफ, यू कैन से इट्स हाइब्रिड बिटवीन, एक हाइब्रिड होगा डेट और इक्विटी के दरमियान में। इसमें क्या होगा, आपको इसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं कुछ डेट की तरह के कैरेक्टर है जिसमें सबसे कॉमन कैरेक्टर क्या है, जनरली स्पीकिंग नो मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, यानी कि ये जब तक कंपनी चाहे इसे कंटिन्यू कर सकती है। और इक्विटी के क्या कैरेक्टर होंगे?
इक्विटीज की तरह के क्या है कि वंस अगेन मेच्योरिटी पीरियड क्या है, दैट इज एक्चुअली कैरेक्टर ऑफ इक्विटी, क्योंकि डेट ऑलवेज हैज डिफाइंड मेच्योरिटी पीरियड। लेकिन इसमें बाकी फर्दर अगर आप देखना है, फर्दर अगर आप देखेंगे ये तो ठीक है, हमने बात कर ली, दैट्स रियली गुड। लेकिन इसके अलावा डेट का क्या कैरेक्टर इसमें होगा? एक किस्म का आपको इंटरेस्ट इन पे पे करना पड़ता है। और दूसरी चीज क्या है कि मोस्ट ऑफ टाइम इट इज मस्ट है, मुराद ये है कि आपको हर सूरत में ये पे करना होगा, दैट इज द इंटरेस्ट। कैलकुलेट वैक की अभी तक हमने बात की है। अब हम इफ यू रिमेंबर दूसरे लेक्चर के अंदर भी था और उससे ऑनवर्ड भी कि वैक के आगे लिखा हुआ था विल डू लेटर। नाउ दिस इज द टाइम वी आर गोना कैलकुलेट ड्यूरिंग दिस द टॉपिक। जो भी आज का टॉपिक है इसमें आप पढ़ेंगे ये लेटर भी प्रीवियसली हमने देखा था कि क्या है, या उस पर ये लिखा होता था जनरली विल डू लेटर। तो आज के टॉपिक में मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स वुड बी कवर्ड, जिसमें एक जो चीज थी हाउ टू कैलकुलेट वैक, वैक कैलकुलेट किया जाएगा। कॉन्सेप्ट डिफरेंट कौन कौन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल के वो हम देखेंगे। नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ सोर्सेज। कैपिटल के सोर्सेज कौन कौन से हैं और उनकी कितनी कॉस्ट होगी या क्या कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल इक्विटी की अगर आप बात करते हैं तो इस पे कॉमन इक्विटी में क्या आएगा, शेयर्स होंगे जिसपे आपने कंपनी ने क्या पे करना था, डिविडेंड्स। डेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और प्रेफर्ड स्टॉक पे भी टू मोस्ट एक्सटेंट दे वुड बी कॉल्ड डिविडेंड्स, या फिक्स अमाउंट ऑफ अर्निंग होगी या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देखें हर एक का अलग कॉस्ट होगी, लेकिन हमने कहा था डेट इज ऑलवेज कंसिडर्ड चीपर देन इक्विटी। उसकी वजह क्या थी, एक तो ये थी सिक्योरिटी हुई थी होती है, डेट इज ऑलवेज बैक्ड अप बाय सिक्योरिटी, एसेट्स को बैकअप करती है, या डेट अगर कोई लेता है तो उसका क्लेम क्या होगा, एसेट्स पे होगा, यानी कि उसका रिस्क बहुत कम होगा कि कंपनी अगर लेट से बैंकरप्ट होती है तो अगर बैंकरप्सी कॉस्ट एब्सेंट बैंकरप्सी कॉस्ट यानी बैंकरप्सी कॉस्ट अगर जीरो है तो क्या होगा कि वो एसेट्स पे क्लेम लेगा या एसेट्स को बेच के अपने पैसे पूरे कर लेगा। जैसे पहले भी हमने किया था, दैट वाज डिस्कस्ड इन ऑप्टिमम या बेहतरीन कैपिटल बजट के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि क्या होगा कैपिटल बजट में। हमने एक वो ग्राफ भी बनाया था, दैट वाज लाइक दिस, और इसमें हमने क्या कहा था कि दिस पॉइंट क्या होगा, दैट इज पॉइंट, दिस पॉइंट वुड बी ऑप्टिमम। ये वो होगा जिधर आपकी कॉस्ट और क्या होगी, मिनिमम होगी, और ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम कैपिटल पॉइंट पे या ऑप्टिमम कैपिटल बजटिंग पॉइंट। इसमें क्या होगा एट दिस पॉइंट, क्योंकि कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी, जैसे हमने प्रीवियस उसमें भी देखा है, और इस वजह से कॉस्ट अगर मिनिमम होगी तो आपके रेवेन्यूज वगैरह मैक्सिमम होंगे, और रेवेन्यूज मैक्सिमाइजेशन से क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आपकी मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से इट वुड रिजल्ट इन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्म। इसमें देखें कुछ कंपनियां आपको बहुत कम उस पे देगी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करती हैं, कुछ हाई पे होगी जनरली, जो इसके लिए होती हैं AA+ और AAA, वट एवर डिफरेंट रेटिंग होती है, उसकी पे जो हाईएस्ट रेटेड कंपनीज होंगी वो हमेशा आपको, अगर डेट भी आप उनकी लेते हैं या बॉन्ड्स वगैरह परचेज करते हैं तो वो क्या करेंगे, वो हमेशा आपको इंटरेस्ट रेट कम देंगे, सिंपली बिकॉज उनका रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, रिस्क बहुत ही कम होगा। एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जो विंडोज वगैरह बनाती है, ये ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट रिस्क फ्री रेट पे ये बोरो करेगी, सिंपली बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड फाइनेंशियली, अगर बात करें फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंपनीज दैट एवर एग्जिस्टेड। इसमें देखें द लास्ट पॉइंट, ये वही बात है, रिस्क की बात की गई, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा इन्वेस्टर्स भी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मांगेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट की अगर बात करें, इट इज यूजी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाती है, लेकिन हमने क्या करना है, देयर 2 पॉइंट कंसिडर करने हैं बिफोर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट क्यों इजीली कैलकुलेट हो जाती है कि आपके पास क्या होती है, इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं जो पीरियोडिकल होंगी, और रीजन बीइंग के उसमें कोई खास इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह में कोई खास चेंजेस नहीं आती। इसमें देखें appropriate cost of debt is incremental cost not historical। इसमें एक आपकी इलस्ट्रेशन के लिए क्या है, planning to issue corporate bonds to pay part of the investment, the cost of debt in market interest rate, या जिसे हम yield to maturity के नाम से भी जानते हैं, वो है दैट कंपनी विल हैव टू पे, यानी कंपनी को वो रेट पे करना पड़ेगा अगर वो डेट रेज करना चाहती है नए बॉन्ड्स पे। इसकी एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि A&B कंपनी जो है, इसने प्रीवियसली 100 मिलियन के $100 मिलियन के 10 इयर्स बॉन्ड इशू किए हैं, यानी कि इससे मुराद क्या है कि ये बॉन्ड 10 साल चलेंगे। और उसके बाद ये क्या, इंटरेस्ट रेट दे वांट, इंटरेस्ट रेट इज 10% एज वेल। मैं कहता हूँ दैट वाज बैक इन 1990। जैसे कि मैंने कहा कि ये 1990 में इशू किए थे 10 साल के बॉन्ड, और इसका इंटरेस्ट रेट जो था दैट वाज 10%, यानी 10% इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ रहा था। नाउ अब हम किधर बैठे हुए हैं कि लेट सपोज करता हूं कि 2008 में हम बैठे हुए हैं, तो इस पे क्या था कि ये दे एक्सपायर्ड, दीज बॉन्ड्स एक्सपायर्ड इन 2000 में ये बॉन्ड एक्सपायर हो गए, इसलिए इंटरेस्ट रेट जो भी था दैट वाज ओवर। नाउ 2008 में क्योंकि कंपनी मैं कहता हूं कि स्टेबल हो गई है या इसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, तो ये कितना पे कर रही है, 8%। इसी तरह के 100 मिलियन फिर रेस करते हैं और बॉन्ड इश्यू करते हैं एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। उसकी वजह क्या हो सकती है कि इंटरेस्ट रेट कम होने की, वो मैंने अभी एक्सप्लेन की है कि कंपनी के हालात स्टेबल हो गए। लेकिन 2013 में क्या हुआ कि इसके हालात थोड़े से डाउन हो जाते हैं या बुरे हो जाते हैं, और ये फर्दर 100 मिलियन की डेट इशू करती है, लेकिन एट दिस टाइम दे मे हैव टू पे 13%। उसकी वजह क्या हो सकती है कि जैसे मैंने कहा कंपनी के हालात खराब हो गए, इंडस्ट्रियल आउटलुक वगैरह खराब है या इट्स नॉट गुड, और कंपनी का रिस्क फैक्टर जो है 1990 में बहुत ज्यादा था। अगर लेट्स से इट वाज बिकॉज ऑफ दिस रिस्क फैक्टर 10% इंटरेस्ट लोगों ने चार्ज किया या लोग डिमांड कर रहे थे आपसे। नाउ 2008 में ये इसका इंटरेस्ट रेट इट केम डाउन टू 8%, और 2013 में क्या हो गया कि ये 13% हो गया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन और कंपनी की ओवरऑल सिचुएशन क्या होगी, इट वेंट डाउन या खराब हो गई है, यानी हालात बुरे हो गए हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरेस्ट पेमेंट के रिलेटेड। क्या इंटरेस्ट पेमेंट में भी टैक्स डिडक्टेबल,
और ये क्या होता है, वही वाली बात है, आई एम गोना रिपीट 1 माइनस टी वाली बात है, दैट इज योर, ये आपकी टैक्स शील्ड की बात की जा रही है इसके अंदर। ये वही बात है, आई एम नॉट गोना रिपीट दिस आर्ग्यूमेंट के ये प्रीवियस उन्हीं आर्ग्यूमेंट से यू कैन रिलेट इट बैक के, डिपेंड करेगा कि कंपनी फॉर एग्जांपल एफडीआई के थ्रू आई है तो उस पर टैक्स रेट ही 0 हुआ है, तो उसमें क्या होगा, टैक्स शील्ड की भी देयर इज नो पॉइंट इन इंक्लूडिंग टैक्स शील्ड। डेट का अगर फार्मूला है, जैसे हमने ये डेट का जनरली फार्मूला कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम केडी कह देंगे, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। 1 माइनस टी में वही बात है कि मार्जिनल टैक्स रेट है कंपनी का। इसमें एक एग्जांपल आपको दी गई है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट या आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो हमें चाहिए, जो एक्चुअल दैट वुड बी योर एक्चुअल कॉस्ट है। तो ये क्या होगी, के डी किसके बराबर आ जाएगी, 8% मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.35, ये कितने हो जाएगी, दैट वुड बी 5.2%। यानी कि ऑल्दो आप इंटरेस्ट रेट कितना पे कर रहे हैं, 8 रुपए या हर 100 रुपए पे इंटरेस्ट रेट या हर साल आप पेमेंट कितनी करें, 8 रुपए, 8 रुपीज आपकी हर साल की पेमेंट चल रही है। जबकि क्योंकि ये टैक्स डिडक्टेबल है, टैक्स में आपको रिलीफ मिलेगी, इस वजह से ये कितनी हो जाती है, यही फार्मूले में डाला 1 माइनस टी से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये कितनी बन जाती है, 5.2। तो इसका एक क्वेश्चन जो है, व्हाट अबाउट द अदर हाफ। Now we come to the second half of argument कि what about the other half, या सॉरी दूसरे पार्ट का क्या होगा, वो क्या था जो हमने कहा कि 8% में से अगर 5.2 निकाले तो ये कितना बच जाता है, 2.8। 2.8% हमने क्यों निकाला, सिंपली बिकॉज ये 2.8% हमें टैक्स रिलीफ की सूरत में हमें मिल जाएगा। Important things you should remember is tax deductibility of any debt। इसमें एक जो एग्जांपल हम लेंगे वो ये है कि इफ थोड़ी लाइन डाल देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट होता रहे। एक कंपनी अगर एफडीआई के थ्रू आई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आती है, तो क्या होगा, इसे 0 टैक्स रेट इज 0। इसका टैक्स रेट अगर 0 है तो इन दैट केस इसी सिनेरियो को अगर आप आगे लेके जाता हूं मैं और कहता हूँ ये जो कंपनी आई थी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आई, इस वजह से गवर्नमेंट ने कहा जी आप पे कोई टैक्स लागू नहीं है या आप टैक्स एग्जेम्प्ट है 10 साल के लिए, सपोज कर लेते हैं हम, तो उसमें क्या होगा, दैट वुड बी यही है, के डी इज इक्वल टू 8% 1 माइनस 0। ये कितना होगा, एंड में सॉल्व भी करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है आफ्टर टैक्स दैट इज गोना रिमेन सेम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दैट केस कॉस्ट ऑफ डेट आपको टैक्स सेविंग नहीं दे रही, इसलिए इसका कोई खास वो जो हमने ये बफर लिया था तो ये क्या हो रहा है, दैट हैज बीन वेस्टेड, ये वेस्ट हो जाएगा। इसमें देखें टैक्स डिडक्टिबिलिटी, इसी वजह से ये जस्ट वांटेड टू इलैबोरेट दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपको इलैबोरेट करना चाह रहा था। और दूसरा एक्सपेक्टेड टैक्स रेट्स आपने लेने हैं, नॉट हिस्टोरिकल। उसकी वजह क्या है कि यही एग्जांपल को मैं लेता हूं कि ये कंपनी जो थी या एक और कंपनी है, मैं उसे कह देता हूं न्यू कंपनी। न्यू कंपनी जो है ये आई है जी, ये भी एफडीआई के थ्रू आई है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसकी एग्जाम्पशन जो है किसी वजह से ये इस सेक्टर में आई है जहां पे एग्जाम्पशन जो आपको मिल रही है दैट इज नॉट 100% बट रादर 70% फॉर
यानी कि 70% टैक्स एग्जाम्पशन मिल रही है, जो भी आपका रेट है 3 साल के लिए। तो उसमें अगर आपका टैक्स रेट था, लेट्स से कि मैं कहता हूं कि आपका टैक्स रेट वाज 50%, आपकी प्रीवियस 50% था टैक्स रेट, 3 साल तक आपने कितना देना है, दैट इज गोइंग टू बी 50 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो ये कितना आपके पास आ जाएगा, 70% आपको एग्जाम्प्ट है, तो आपने कितना दे देना है टैक्स, या इफेक्टिव टैक्स रेट आपके पास जो आएगा दैट इज ओनली गोइंग टू बी समथिंग लाइक 20 और सो, लेट्स सपोज कर लेते हैं 20% आपके देते हैं, सिंपली बिकॉज बाकी आपको एग्जाम्पशन की सूरत में मिल जाएगा। तो आपके 3 साल तक तो आप ये रेट ले लेंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि 3 साल बाद आपने क्या करना है, हिस्टोरिकल टैक्स रेट को स्क्रैप कर देना है। मैंने जो कहा था 20%, इट्स नॉट गोइंग टू बी अप्लाइड, अब ये अप्लाई नहीं होगा, और न्यू रेट जो है लेट से 50% है, तो आपने 50% ही लेना है। दैट वुड मेक डेट, ये डेट जो है इसमें 1 - t का जो एलिमेंट है इसे फर्दर इलेबोरेट करेगी, और अगर 50% टैक्स रेट होगा तो आपकी डेट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। नाउ वी आर गोना मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एस्टिमेटिंग द कॉस्ट प्रायर टू बॉन्ड इशू, यानी बॉन्ड इशू से पहले पहले हमने कॉस्ट अगर कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। इसमें देखिए बाद औक़ात होता क्या है कि नए बॉन्ड क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिबेंचर्स, जो कि क्या होते हैं, विच आर एक्चुअली लोन नोट्स होंगे या डिबेंचर्स होंगे, वो आपके जिसके थ्रू एक लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या कर सकती है, डेट को रेज कर सकती है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ डेट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, अगर एस्टिमेट नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, YTM यील्ड टू मैच्योरिटी को क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डेट इन द फार्मूला। जिसमें देखें यील्ड टू मैच्योरिटी की अगर आप बात करते हैं तो हमने क्या कहा था, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू IRR ऑन द बॉन्ड, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड के बराबर होगी। फाइनेंशियल कैलकुलेटर अगर आप यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, दैट कैन बी इजीली बी कैलकुलेटेड, लेटर ऑन हम इसकी कैलकुलेशन वगैरह देखेंगे, लेकिन इफ यू नीड आई विल, जो हैंडआउट्स वगैरह होंगे उसके अंदर दैट वुड बी प्रोवाइडेड। अगर आपके पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर है तो हाउ यू कैन यूज इट, बिकॉज इट इज बिट डिफरेंट, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल कैलकुलेटर या साइंटिफिक कैलकुलेटर से। उसमें एक चीज जो होती है कि विदाउट यूजिंग एक्सेल वगैरह यूज किए बगैर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें स्पेसिफिक फंक्शन भी होंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी डेट है जो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, यानी कि कोई ऐसी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसमें तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके पास यील्ड टू मैच्योरिटी भी नहीं हो गई, क्योंकि पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है। इसमें क्या करेंगे, रेटिंग की, इसमें एक बात जो की है कि द रेटिंग एंड मैच्योरिटी ऑफ फर्म्स एग्जिस्टिंग डेट कैन बी यूज। रेटिंग आप यूज कर सकते हैं, रेटिंग किस लिए यूज होगी, जितनी हाई रेटिंग होगी उतना कम रिस्क प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, और जितनी लो रेटिंग होगी उतनी ज्यादा या उतना ही ज्यादा आपको रिस्क प्रीमियम देना पड़ेगा। इसमें एक एग्जांपल आपको दी है, सिंगल ए रेटिंग विच हैज एवरेज मैच्योरिटी, 15 साल मैच्योरिटी है और आपके पास सिंगल ए रेटेड है वो बॉन्ड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज यील्ड कर्व फॉर सिंगल ए रेटेड, सिंगल ए रेटेड या ओनली ए। देखें इसमें जो रेटिंग आती है यूजली दे आर ट्रिपल ए
या AA प्लस, डिपेंड करेगा। मूडीज की आप देख रहे हैं, स्टैंडर्ड पुअर्स की देख रहे हैं, फिच की देख रहे हैं, दे आर डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज और हर एक क्राइटेरिया डिफरेंट होंगे, यानी कि नोटेशंस आपकी डिफरेंट होंगी। AAA प्लस और AA प्लस दे माइट बी सेम, और इसमें क्या होगा, रेटिंग के आगे दिया होगा। फॉर एग्जांपल AAA प्लस अगर मैं कहता हूं कि कोई रेटिंग है तो ये क्या होगी, मोस्ट सिक्योर। और जो ये आप इसे रिमूव करेंगे और एज को रिमूव करेंगे, उसी तरह आपकी वो आती जाएगी। जो मोस्ट सिक्योर होगी दैट वुड बी ऑलमोस्ट, ये क्या कंसिडर कीजिएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू रिस्क फ्री के बराबर हो जाएगी। और जो ये रेटिंग कम होगी उतना ज्यादा रिस्क प्रीमियम भी आता जाएगा। वो बता देंगे या मोस्ट ऑफ टाइम एजेंसीज डू गिव आउट दिस के इसका क्या रिक्वायर्ड रेट होना चाहिए या इंटरेस्ट रेट कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। फर्दर कमेंट्स कॉस्ट ऑफ डेट के अगर आप देखें, इसमें एक चीज जो है दैट इज कॉवेनेंट्स। कॉवेनेंट्स क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय डेट होल्डर। अगर कोई डेट होल्डर है, आपने इसकी एक एग्जांपल ये ले लें कि AB को जो थी, AB कंपनी ने एक डेट इशू की दैट वाज 100 मिलियन की, 2000 में इशू की, और फिर 2005 में इशू की 300 मिलियन की, और अब 2008 में वो इशू करती फर्दर 100 मिलियन की। इसके एसेट्स मैं कह देता हूं दैट इज 550 मिलियन के टोटल एसेट्स हैं। अब देखें, जहां तक बात है 100 मिलियन की डेट की, तो 100 मिलियन की डेट दैट्स फाइन, आपके पास स्टिल यू हैड 450 मिलियन के एसेट्स थे। 300 मिलियन की तो दैट बिकम थोड़ी सी कंसर्न होगी कि अब आपके पास एसेट्स कितने रह गए, देवर ओनली फॉर 150 मिलियन के आपके पास एसेट्स है। और अब अगर कंपनी इन एसेट्स के बावजूद या एसेट्स के जो क्लेम्स है या बैकिंग है उसके बावजूद करना चाहती है कि अब टोटल बैकिंग कितने की जाएगी, 150, नेक्स्ट 100 मिलियन की डेट इशू करना चाह रही है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेट होल्डर्स जो हैं दे आर गोना से, जो कि कौन से हैं, ये पहले वाले 2000 वाले और 2005 वाले, ये लोग क्या कहेंगे, दे आर गोना से वेट अप। सिंपल सी टाइम में ये क्या कहेंगे, होल्ड ऑन, आप लोग इतनी डेट इशू नहीं कर सकते, सिंपली बिकॉज कि अगर आप फर्दर इशू करते हैं तो हमारे लिए क्या है कि एट दिस टाइम, जो कि मैंने बात की थी, इनके लिए जो सिक्योरिटी थी 450 मिलियन की, और जो कि इधर कम होके रिड्यूस होके 150 मिलियन रह गई थी, अब वो फर्दर कम होके कितनी रह जाती है, अगर इधर ये डेट इशू होती है तो ये 50 मिलियन का सिर्फ मार्जिन रह जाएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे आपके डेट होल्डर्स के, आप या तो इशू ही नहीं कर सकते या आप इशू, यू कैन नॉट डू दैट, सिंपल सी बात है। वो कहेंगे ये आप कर ही नहीं सकते, सिंपली बिकॉज हमारा मार्जिन बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। और कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है तो इन रियल लाइफ वी आर नॉट गोना गेट एनीथिंग। उसकी वजह यह है कि मोस्ट ऑन एवरेज अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है ऑन एवरेज इसकी जो वैल्यू है दैट इज अगर डिफॉल्ट करती है, इंसॉल्वेंट होती है, तो ऑन एवरेज रिसर्च से साबित होता है कि 30 to 40% इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वाइप आउट हो जाती है। लेट्स से कि अगर यहाँ पे होता है तो दैट मीन्स कि अगर 50 मिलियन का ही इनके पास मार्जिन रह जाता है, तो अगर ये डिफॉल्ट होती है या कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, लिक्विडेट होती है, इस सूरत में क्या होगा, दे वुड हैव, ये इनकी एग्जिस्टिंग डेट की जो वैल्यू है दैट इज 450 मिलियन, और इसके एसेट्स की वैल्यू लेट्स से कि अगर 550 मिलियन के एसेट्स थे और इसकी 30% लोअर हो जाती है या 0.70 रह जाती है,
लेट्स से कि अगर कंपनी की वैल्यू डिफॉल्ट के बाद 30 to 40% लेस होती है, लेट्स से मैं कहता हूँ 30% लेस हो जाती है या वाइप आउट हो जाती है, जो कि हमने कहा क्योंकि बैंक्रप्सी की भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होती है, लीगल भी होती है, टाइम वगैरह की वजह से भी, तो ये कितना रह जाएगा, दैट वुड मीन कि इसमें से आपके पास कितनी रह जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। देखें, दैट मीन्स 70% वैल्यू रह जाएगी, जो कि क्या होगी, दैट वुड बी लेस देन एक्चुअल वैल्यू जो कि क्या हो जाएगी, आपकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेट जो है 450 मिलियन उससे कम हो जाएगी। तो बॉन्ड होल्डर्स को क्या होगा, ये डेट होल्डर्स को काफी ज्यादा लॉस सफर करना पड़ेगा। इसी वजह से क्या होगा, अप्रोप्रिएट रेटिंग कैटेगरी किस कैटेगरी में रेट किया जा रहा है वो देखनी है आपने, और उसके साथ साथ क्या देखना है, यील्ड कर्व वगैरह या टर्म स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड्स या टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स वगैरह को भी आपने मद्देनजर रखना है। एंड नाउ वी कम डाउन टू द टॉपिक, जो कि क्या है, कॉस्ट ऑफ नॉन कॉलेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक का जैसे मैंने बताया था हाइब्रिड होते हैं, कि नॉन कॉलेबल का क्या है कि कंपनी कॉल ही नहीं करती, और नॉन कन्वर्टेबल का क्या है, मोस्ट ऑफ टाइम होता क्या, कन्वर्टेबिलिटी होती है, दे कैन बी, फॉर एग्जांपल प्रेफर्ड स्टॉक है आपका, आफ्टर 10 ईयर्स मैं कहता हूँ कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। शेयर से मुराद क्या, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, शेयर्स या इक्विटी में आप कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपने प्रेफर्ड स्टॉक थे, देवर फॉर 100,000, 1 लाख के प्रेफर्ड स्टॉक थे एट रेट ऑफ मैं कहता हूँ 10 ईच। आपने 10 रुपए का एक प्रेफर्ड स्टॉक लिया था, तो वो कंपनी कहती है आफ्टर 10 ईयर्स ये क्या हो गए, हम इसे 5,000 शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। 10,000 शेयर थे आपके, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम इसे 5,000, यानी आपको एक शेयर 20 रुपीज का पड़ेगा। गिवन दैट कि अगर शेयर प्राइसेस 30 और 40 या इससे 20 से ज्यादा होगी तो आपको फायदा होगा, अगर नहीं होगी तो यू मे लूज आउट। लेकिन लॉन्ग टर्म पीपल आर विलिंग टू टेक दिस चांस। इसमें देखें एक जो चीज होती है दैट इज ऑलवेज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होती क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट ये होती है कि यार आप ये जब इशू करते हैं डेट वगैरह, इशू ऑफ डेट एंड इक्विटी दे आर नॉट दैट सिंपल, सिंपल प्रोसेसेस नहीं है ये क्या होता है, इट्स लॉन्ग प्रोसेस। दे आर लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस इन अ सेंस कि यार लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आपने पूरी करनी है, उसके बाद देयर आर कन्वेंशंस यू हैव टू फॉलो, काफी काम करने पड़ेंगे, उसके बाद यू वुड बी एबल टू इशू दीज, यानी कि डेट्स या इक्विटी इशू कर सकेंगे। उसके लिए यूजुअली कंपनी खुद नहीं करती, दे हायर इन्वेस्टमेंट बैंक को स्पेशलाइज करते हैं इस काम में, तो उन्हें हायर किया जाता है। और इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं, दे चार्ज कमीशन चार्ज करते हैं जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शन करना। फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी या डेट फ्लोट करना, उसके लिए क्या करेंगे, आपके जो भी होंगे कमर्शियल बैंक, दे गोना चार्ज यू कमीशन चार्ज करेंगे, या काफी ज्यादा आपका खर्चा होगा उस पर। देखें परपेचुइटी का फार्मूला जो हमने वैसे भी डिस्कस किया था, अगर वो हो, ये क्या था, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की जो हमने ली थी उसी को हमने रीअरेंज करने के बाद वी गेट
कि स्टॉक की प्राइस क्या होगी प्रेफर्ड स्टॉक की, दैट वुड बी इक्वल टू डीपी एनुअल डिविडेंड्स ऑन प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय केपी, क्या कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। इसमें देखें, इसमें आपको एक एग्जांपल दी गई है, दैट इज फॉर मेगा कंपनी। मेगा कंपनी है, ये क्या करे, प्लान करी न्यू इशू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक को प्लान कर रही है इशू करना है, और इसका टारगेट कितना है, $100 इसकी स्टॉक की वैल्यू होगी या पार वैल्यू होगी, और 9% डिविडेंड देगी हर साल। दैट इज इनफैक्ट इंटरेस्ट इसलिए नहीं, दैट इज एक्चुअल में यार देखें, अगर प्रेफर्ड स्टॉक पे एनुअली आपको यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि ये जो पेमेंट होगी एनुअल होगी या फिक्स होगी, यानी कि हर सूरत में कंपनी ने 9% देना। एनुअल भी हो सकती है, सेमी एनुअल भी होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, दैट क्लासिफाइड एज डिविडेंड सिंपली बिकॉज आपका ये टैक्स डिडक्टिबिलिटी नहीं होती, इट कैन नॉट बी टेकन आउट एज फॉर पर्पज ऑफ टैक्सेशन वगैरह के पर्पज के लिए, ये टैक्स के पर्पज के लिए आप इसे वो डिडक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वी कॉल इट मोस्ट ऑफ टाइम देयर कंसिडर्ड एज डिविडेंड। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक की अगर आप बात करें तो क्या था, हमने वही फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो दैट वुड बी कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक एक्चुअल में 9% आ रही है, लेकिन दैट इज द सेम कि हमने पहले भी वो किया था, लेकिन इसमें एक जो रेड में दी है कि फ्लोटेशन कॉस्ट को क्या करेंगे, इसमें आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, ऑलमोस्ट 0 है, कोई इसमें नहीं है। लेट्स से कि अगर इसमें कॉस्ट अभी 0 के बजाय ये 10% होती, कि जितना आपने कैपिटल रेस किया उसका 10% आपने फ्लोटेशन कॉस्ट की सूरत में दिया, तो एक्चुअल में आपकी कॉस्ट कितनी हो जाती, दैट वुड हैव बीन कि आपको कितने मिले हैं, 100 मिलियन के, आपने 100 मिलियन कैपिटल रेस किया है बाय सेलिंग 1 मिलियन, 1 मिलियन शेयर्स बेचने के बाद 100 मिलियन का कैपिटल रेज किया, तो एक्चुअल में आपको मिलेगा कितना, दैट यू आर गोना ओनली गोना गेट 90 मिलियन या 90 मिलियन आपको मिलेगा। और उसमें क्या होगा कि लेट से आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट हमेशा 100 मिलियन पे ही देना पड़ेगा, और इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इफेक्टिवली कॉस्ट अगर करेंगे तो दैट वुड बिकम ऑलमोस्ट 10% यूजिंग दिस फार्मूला। इसमें भी अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइसेस से एडजस्टमेंट जरा सी यही वाली अगर मैं कहता हूँ कि करें कि एक्चुअल में आपको, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट किस तरह होगी, यस, हाउ आर वी गोना ट्रीट इट। एक तो ये है कि इसे इनिशियल कॉस्ट के साथ ही करें, यानी कि इसमें से माइनस करें एंड कंटिन्यू विद इट, और इज देयर एनी अदर ट्रीटमेंट। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी गोना डिस्कस द अदर ट्रीटमेंट, यानी इसकी एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या होगी। टुडे आई एम गोना लीव इट हियर, हम यहाँ पे इसे छोड़ देंगे, एंड लेटर ऑन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम इसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि ये ट्रीटमेंट किस तरह होनी चाहिए, यूजुअली लोग किस तरह करते हैं, या हम जनरल प्रेफरेंसेस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वुड बी योर जनरल प्रेफरेंस, उसकी वजह क्या है कि अगर आपको 90 मिलियन मिले हैं लेकिन आपने 100 मिलियन पे इंटरेस्ट देना है, तो एक्चुअल में इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी, इसे अगर थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा फॉर पर्पस के आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए, कि आपने 100 मिलियन पे 10% अगर देना है, सॉरी दैट इज 9% अगर देना है, तो ये कितना होगा, दैट वुड बी 9 मिलियन। लेकिन एक्चुअल में आपको कितना मिला है, 90 मिलियन रिसीव हुए हैं, और इंटरेस्ट अभी भी आपको कितना देना पड़ा है, 9 मिलियन देना पड़ा है। तो क्या होगा, एक्चुअल में इफेक्टिवली यू आर बीइंग चार्ज इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। वी आर गोना फर्दर डिस्कस दिस नोशन, हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन टुडे दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। एज आई सेड कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसे और इससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।